मंच पर बैठे सभी मेरे सम्मानित साथीगण और इस ऑडिटोरियम में उपस्थित तमाम वो साथी जो पिछले 2-2.5 घंटे से बैठ कर के यहाँ पर एक दूसरे की विचारों को सुन रहे हैं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमस्कार। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा, ये सच्चाई है कि कहाँ से शुरुआत की जाए और कहाँ ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक अजीब सी विडंबना आज के इस प्रोग्राम में है कि इस प्रोग्राम को सौभाग्य का दिन कहा जाए या दुर्भाग्य का दिन कहा जाए। जब आदमी की रिटायरमेंट होती है तो डिपार्टमेंट रिटायरमेंट करता है, चेक मिलता है, बोनस मिलता है, पेंशन मिलती है और पता नहीं तमाम कितनी चीज़ें मिलती हैं। थोड़ी देर के लिए तो आदमी गदगद हो ही जाता है। ये आज बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग वास्तव में बधाई के पात्र हैं कि इतनी विकट परिस्थितियाँ होने के बावजूद और कोविड-19 इस पूरे देश में होने के बावजूद और गाइडलाइन जो कोविड लाइन्स की हैं उसमें 150 आदमी से ज़्यादा की डीलिंग जो है दिल्ली के अंदर नहीं हो सकती, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके जो आज ये मंच बनाया और मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपने बोलने का मौका दिया, ऐसे लोग जो है वास्तव में जो आउटसोर्स के हमारे साथी हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। मित्रों, एक सीख, एक प्रेरणा, जीवन का अनुभव, परेशानियां, संकल्प, ये कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिटायरमेंट पार्टी की जाती थी कि आदमी अपने जीवन के वर्षों का अनुभव बताएगा कि भाई कहाँ गलतियाँ हुई, आने वाले कर्मचारी उससे सीख लेंगे कि भाई वो और अच्छा अपने जीवन को सुगम बना सकें। ये तमाम चीज़ें होती थी और जाने अनजाने में की गई बहुत सारी गलतियाँ और चूकें जो हुआ करती थी, व्यक्ति उनसे तौबा भी करे, लोगों से माफ़ी मांगे, ये भी एक प्रथा हुआ करती थी। उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए जैसे भी मेरे कई साथियों ने कहा, ये सच है कि कई लोग मुझे मिलते हैं और कई लोग ये मुझे कहते हैं कि हमें 2 लाख तनख्वाह मिलती है, दफ्तर से गाड़ी भी मिली हुई है, मकान भी बहुत ऊंचा है, दुकान भी बड़ी लंबी है, गाड़ी भी बहुत लंबी है, लेकिन हम फिर भी दुखी हैं। और यार ये आदमी क्या खाता है, ये भी हंसता रहता है। बहुत लोग परेशान है, मेरे डिपार्टमेंट के बहुत लोग परेशान हैं। कहीं को तो चक्कर आके गिर जाते हैं कि यार ये लफड़ा क्या है, मर लिया, ये आदमी कुछ नहीं करता और फिर भी मस्त रहता है। तो जो मेरे साथियों ने अभी उदाहरण दिए, डिसीजन लेने की ताकत और अपने रूठे हुए साथियों को मनाना, जब तक आदमी के अंदर ये 2 कला नहीं होती, जब तक आदमी 60 साल तक बिना किसी साधन के जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने जीवन को दिल्ली जैसे शहर में पाल नहीं सकता। ये चीज़ें कुदरत ने मेरे को दी हैं जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। जैसा अभी हमारे साले साहब ने कहा, हालांकि इन्होंने जिक्र छेड़ दिया तो बात तो पूरी करनी पड़ेगी। हमारी इनकी मुलाकात 38 साल पुरानी है, ये सच है, 83 की। हम कोचिंग करते थे साहब, यारी दोस्ती इतनी गाढ़ी होगी कि जब कोचिंग पूरी होगी तो सबको अपने घर जाना था। तो बात ये हुई कि दोस्ती कैसे रहे। अब बात यहां से शुरू हुई कि भाई या तो तू मेरा जीजा बन जाए या मैं तेरा जीजा बन जाता हूं। हंसने वाली बात नहीं है, समझने वाली भी है। तो मैं चालाक तो था ही और आज भी हूं, पैसे ही तो नहीं है। तो मैंने सोचा कि बजाय ये बोले तो मैं ही बोल जाता हूं, मैं आज से तेरा जीजा हूं। और ये सच्चाई है कि हम उसी दिन से जीजा साले बन गए। और घर वालों ने हमारा बहुत विरोध किया, हमारे घर वालों ने भी विरोध किया, इनके घर वालों ने भी विरोध किया। वो सामाजिक कारण हैं कई सारे, क्योंकि पारिवारिक स्तर बराबर नहीं थे, एजुकेशनली पारिवारिक स्थितियां बराबर नहीं थी जैसे समाज में आज भी होता है। लेकिन जो चीज़ होगी उसको आज तक हम निभा रहे हैं।
तो ये जो कमिटमेंट है दोस्ती की, ये होनी चाहिए। हम दोनों दिल्ली आए ये सोच करके कि हम आईएएस बनेंगे साहब। हम बहुत घूमे कि कोई हमारे से बच्चे पढ़वा ले, दोनों घूमते थे, किसी ने हमारे से अपने बच्चे नहीं पढ़वाए। ट्यूशन के लिए खाएंगे क्या दिल्ली में? ये सोचने वाली बात है। ये मेरे जीवन का एक ऐसा स्टैंड है जिसको आप भी अगर सुनेंगे तो हम दोनों के दोनों लोधी रोड पे साईं मंदिर में लाइन में लग गए, क्योंकि भूख लग रही थी, पैसे थे नहीं, इंजीनियरिंग कर रखी थी लेकिन रोजगार था नहीं, और लाइन में लगे रहे। घनी देर तक धूप हो रही थी बड़ी तगड़ी। जब लाइन चलती रही, हम भी सोचते रहे साली रोटी तो मिलेगी, कोई बात नहीं यार, फिर चलेंगे घर, पहले रोटी तो खा लें फ्री की। जब वो लाइन बिल्कुल नजदीक आ गई राजकुमार जी, तो मुझे से ये पता लगा कि वो जो लाइन थी वो उन लोगों की थी जो टोकन देकर के जूते ले रहे थे। टोकन देकर के जूते लेते हैं ना अपने, और हम लाइन में चल रहे हैं 1 किलोमीटर लंबी लाइन में कि हमें रोटी मिलेगी। ये घटना ऐसी होती है जिंदगी की। ये खट्टे और मीठे जो अनुभव हैं, इन अनुभव को बताने के पर्पज से ही इस देश के अंदर रिटायरमेंट पार्टियां कराई जाती थी, ताकि लोग अपने जीवन के अनुभव को आने वाली पीढ़ी और आने वाली संतानों को बता सकें, ताकि वो लोग अपने जीवन को जहां पर हमारी कमियां रही हैं उन जीवन को अच्छी तरीके से चला सकें। तो एक जो कमिटमेंट थी, अंततः बाद में फिर हमारी नौकरी लगी, मेरी नौकरी लगी। छोटी सी डे सुबह इंस्पेक्टर की, छोटी सी थी हमारे लिए उस टाइम। वो नौकरी हमने ये सोच कर पकड़ी थी कि थोड़े दिन गुजारा हो जाएगा हमारा दोनों का पढ़ने का, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि हम इसी में उलझ कर रह जाएंगे। मैंने इनको कहा कि तू पढ़, कमरा लेकर के दिया, पढ़ने लगा। मैं डेसू की मैं तार में, केबल में, मीटर में उलझ गया, और मैंने कहा भैया तू बन जाइए, इसमें तो यहीं ठीक हूँ, क्योंकि वो ठीक ठाक था मामला वहाँ पर शुरुआती दौर में। और वो फिर ये हुआ कि ये आईएएस बन गया और मैं यहीं पर उलझ गया। इसलिए कच्चे लालच में हमें पढ़ करके अपने भविष्य को खराब नहीं करना चाहिए। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, इस बात को बेशक आपने हंसी में लिया, आज भी जो भी कुछ हूं, और जो लोग मुझे कहते हैं कि आप हंसते कैसे रहते हो, तो मेरी हंसी का एक मात्र कारण यह था कि मैंने आज से 38 साल पहले एक कठोर और एक बढ़िया डिसीजन लिया था, अपनी धर्मपत्नी से शादी करने का और अपने मित्र और आज के साले से ये बात करने का कि मैं तेरी बहन से शादी करूंगा। अगर मेरा परिवार, मेरी पत्नी मेरे साथ ना होती तो विकट परिस्थितियों में शायद हम इतना लंबा सफर पूरा ना कर पाते जो हमने दिल्ली में किया है। मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे जो टर्मिनेट क्या, सस्पेंड भी हो जाते, रोते रहते हैं, और उनको कोई पास में बैठा करके चाय नहीं पिलाता, कोई नहीं पूछता। ये कोविड की ऐसी तैसी हो रही है। नहीं तो मैं अगर चाहूं रिटायरमेंट के लिए अगर 15 दिन काम कर दूं तो दिल्ली के अंदर 10,000 आदमी इकट्ठा कर सकता हूं आज भी, इतनी ताकत है मेरे अंदर। लेकिन कोविड की गाइडलाइन की वजह से ये सारी चीजें करनी पड़ी। एक दूसरा उदाहरण मैं और आपको देता हूं। बीएसएस के साथी यहां पर बैठे हुए हैं, वो जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। मंच पे जो विराजमान है साथी कुलदीप जी, एक बहुत बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, बहुत बड़े नेता हैं, लंबे समय से यूनियन चलाई है। ज्यादा गहराई में न जाते हुए पिछले 7 साल से हम लोग दोनों के घोर प्रतिद्वंदी रहे हैं। इनका पूरा प्रयास रहा कि डीसी कपिल नौकरी पे ना रहे, और मेरा पूरा प्रयास ये रहता था कि चाहे कुछ भी हो जाए कुलदीप को दफ्तर के अंदर नहीं घुसने दूंगा। था ऐसा नहीं भाई? और आज की बात बता रहा हूं, मेरे मन में अचानक आया कि यार पीछे की गलतियों को तो हमें छोड़ देना चाहिए। पीछे गलतियों को छोड़ देना चाहिए ना। अगर अभी भी पुरानी गलतियों को लेकर के चलते रहेंगे तो शायद हम कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रहे, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। मैंने टेलीफोन उठाया और मैंने कुलदीप जी को टेलीफोन मिलाया। मात्र आधी मिनट बात हुई है, आधी मिनट। ना इन्होंने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा। मेरा टेलीफोन इनके पास आना ही एक बहुत बड़ी बात थी, और गिले शिकवे कोई नहीं थे। उन्होंने आधी मिनट में कहा कि मैं आपके प्रोग्राम में जरूर आऊंगा, और बैठे हैं ना आपके साथ।
तो जो मैंने आपको कही है कि रूठे हुओं को मनाने की ताकत और कड़े डिसीजन लेने की ताकत व्यक्ति के अंदर जब तक जीवन में नहीं रहेगी, जब तक वो कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ नहीं सकता। तो ये दो घटनाएं मैंने आपको इसलिए बताई मित्रों कि रिटायरमेंट की जो पार्टी है, रिटायरमेंट का जो फंक्शन है, ये अपनी की हुई गलतियों की, चूकों की, गलतियों की माफी मांगने के लिए, आगे के जीवन का संकल्प लेने के लिए, जहां कमियां रही हैं उनको दुरुस्त करने के लिए एक नया पड़ाव और एक नई पारी की शुरुआत है। जब तक हम पीछे की हुई गलतियों को, पीछे के विवादों को मिट्टी डाल करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। मनोज विद्रोही जरा इधर आ जाओ एक बार, और एक ओम बट्टू कहीं है, वो नीचे ही है। ये दो कलाकार ऐसे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनकी वजह से प्रोग्राम हुआ है, शुरुआत इन्होंने की थी। तो ये जो प्रोग्राम की शुरुआत की है और जो ये एक नई सोच पैदा हुई है, इसके लिए भी मैं इनको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरे आउटसोर्स के साथी हैं, कि पीछे की गलतियां जो रही हैं उनको हम आज यहां से भुला करके जाएं। आज हम एक नया मैसेज लेकर के जाएं कि हमें ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ, देखिए बहुत बार हमारे कई एजेंडे तो भारती साहब 25 साल से चल रहे, जो हम गा रहे वही गीत गाते आ रहे थे, लेकिन ठेकेदारी प्रथा इस देश के अंदर एक कलंक है। इस देश की धरोहर युवा होता है, और युवा का भविष्य जब तक सही नहीं होगा, जब तक देश का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। आज का युवा परेशान है, 15,000 16,000 के रुपए के तनख्वाह के ऊपर उसको अपनी नौकरी करनी, अपना भविष्य खराब करना पड़ रहा है। मजबूरी है, बेरोजगारी है। समान कार्य का समान वेतन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जो गाइडलाइन इस देश की सरकारों को अच्छी लगती है, जो गाइडलाइन इस देश की सरकारों के हित में होती हैं, उन गाइडलाइनों को यहां की सरकारें एक दिन 24 घंटे के अंदर लागू कर देती हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस गरीब लोगों, शोषित लोगों के हक में होती हैं, गरीबों के हक में होती हैं, उनका पालन हो रहा या नहीं हो रहा सरकार कभी जो है जरूरत नहीं करती, और सुप्रीम कोर्ट कभी उस पर संज्ञान नहीं लेता। समान कार्य का समान वेतन इस देश के अंदर लागू हो जाए और ठेकेदारी प्रथा पर रोक लग जाए, तो देश के करोड़ों मजदूरों का जीवन और करोड़ों युवाओं का जीवन दोबारा संवर सकता है। अगर ऐसा ना हुआ तो आज का मजदूर तो मजदूर है ही, उसका आने वाला बच्चा, उसकी आने वाली पीढ़ी भी मजदूर ही रहेगी, मजबूर ही रहेगी। वो मजदूर किसी भी सूरत में आज की महंगी शिक्षा के दौर में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, उसको डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बना सकता। इसलिए मैं देश के तमाम जातीय सभी धर्मों के लोगों से हमेशा ये कहता रहा हूं कि इस मुद्दे को आरक्षण से जोड़ करके ना देखें, इस मुद्दे को प्राइवेट सेक्टर की वजह से न देखें, बल्कि ये देखें कि ठेकेदारी प्रथा इस देश के लिए कलंक है, और ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हमें बिगुल बजाना चाहिए। गिल साहब सहमत हैं आप, और हरनाम जी तो इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आज सफाई कर्मचारी की जितनी भी ट्रेड यूनियन है, सब लोग परेशान हैं दिल्ली के अंदर। तो मैं अपने उन साथियों को विशेष रूप से, जिन साथियों ने ये प्रोग्राम का आयोजन आउटसोर्स के किया है, आज ऐसे ही आधे अफसरों के तो पैंट में पेशाब आज रात को निकलेगा। उनको पता है कि यार ये कैसे हुआ कि कपिल और कुलदीप एक जगह बैठे थे। क्यों भाई, है या नहीं ऐसा? और आधे सो नहीं पाएंगे रात को कि ये अगर दोनों इकट्ठे हो गए। और देखिए, हम आज भी इस बात का ऐलान करते हैं, आज ये चेतावनी भरा दिन तो है ही, संकल्प का भी दिन है कि आज मैं स्वयं इस बात के लिए अपने आप को कि ठेकेदारी प्रथा एक कलंक है, ठेकेदारी प्रथा को पूरे देश से उखाड़ने के लिए, और जो सरकारें ठेकेदारी पर काम करेंगी और इसको नहीं मानेंगी, उन सरकारों की चूल्हे हिलाने के लिए आज से हम आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं हरनाम भाई, उदय गिल जी
और हमारे ट्रेड यूनियन के तमाम साथी, चाहे वो अनिल शर्मा जी हों, खालिद अकबर जी हों, और ट्रेड यूनियन के हमारे जनरल सेक्रेटरी लंबे समय से रहे कुलदीप जी हों, और तमाम मेरे और साथी जो यहाँ पर ट्रेड यूनियन के एक्ट में विश्वास करते हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद करें। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं, हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले चुनाव घोषणा पत्र के अंदर सबसे पहली लाइन यह थी कि हमारी सरकार आने के बाद सभी आउटसोर्स के ठेका कर्मियों को पक्का करा जाएगा? ये थी या नहीं थी? और डीटीसी का लड़का बैठा है जिसने भी भाषण दिए थे, वाल्मीकि झा, जब इस लड़के ने 14,000 आदमियों के साथ नंगा नाच किया जनवरी फरवरी के महीने में, पूरे कपड़े निकाल करके, सिर्फ अंडरवियर था, तो इस आदमी की हालत आज मेरी जैसी है। इसने बताई नहीं है, मैं बता रहा हूं। इस लड़के को अगुवाई करने के जुर्म में और इसकी पूरी टीम को अगुवाई करने के जुर्म में इन लड़कों को सारों को नौकरी से केजरीवाल जी ने टर्मिनेट कर दिया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने वाले लोग आज से ये सोच लें कि ना तो हमें तुम्हारी पेंशन का चेक चाहिए था, ना हमें तुम्हारी पेंशन चाहिए, और ना ही हम तुम्हारी मेडिकल सुविधा चाहिए, लेकिन आज अपने रिटायरमेंट के इस शुभ अवसर पर आउटसोर्स के एक एक साथी को मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और आपको पक्का करा करके छोड़ूंगा। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, अरे आपको तो मैंने जीवन के सिर्फ 2 साल दिए भाई, आपको 10 लाख रुपए करा दिए जब कोई देता नहीं था, आपकी और कई चीजें कराई, सैलरी बढ़ाई, लेकिन 2 साल दिए 14 से लेकर 16 तक। वो बात अलग है कि भाई 21 तक उसी का जो है मैं शिकार बन रहा हूं नौकरी छूटने के चक्कर में, लेकिन जीपीए के जिन लोगों को मैंने अपने जीवन के बहुत सारे साल दिए, सही में तो ये प्रोग्राम उनकी तरफ से आयोजित होना चाहिए था। इसलिए मैं आज आपका ऋणी हो गया हूं और आपका कर्जदार हो गया हूं, और इस लड़ाई को मैं लास्ट तक लड़ूंगा, ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। और मैं अपने उन साथियों से, जीपीए के साथियों से, सीटीसी के साथियों से, मेरे तमाम क्रांतिकारी साथियों से, जिनकी वजह से मैं जिंदा हूं, जिन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, जिनकी वजह से मेरी नौकरी में भी दोबारा वापसी आई, हमारी SC/ST एसोसिएशन, SC/ST एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद, उनकी अथक प्रयास से 2004 की टर्मिनेशन से लेकर के 2014 तक 10 साल की परेशानी जो झेली है, वो हम उस प्लेटफार्म से दोबारा वापसी हुई थी। लेकिन बस वही है कि प्लास्टिक के कीड़े की इंजेक्शन लगाया और 1 साल तक वो दबे रहे, उसके बाद में 1 साल बाद ही दोबारा यूनियनबाजी शुरू हो गई। तो ये जी चीज़ें हुई हैं, ये सच्चाई है कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो दुर्भाग्यवश हुई हैं। मैं बात को यहाँ से शुरू करते हुए अपनी बात को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया कि जिन साथियों ने भी इस 10 साल के अंदर 2004 से लेकर के 2014 तक बहुत सारे साथी मेरे बैठे हैं, ऐसे ऐसे साथी बैठे हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत राहत मिली, बहुत साहस मेरे को मिला। ऐसे ऐसे साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आज कि मित्रों, अगर आप ना होते तो शायद मैं दिल्ली में उस समय पर न रह पाता। सभी साथी बधाई के पात्र हैं मेरे डेसू के, जितने भी मेरे पुराने साथी हैं, आप लोगों ने बहुत साथ दिया, कन्फेडरेशन के साथी भी सभी बधाई के पात्र हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ तक रह पाए। और एक संदेश मैं और देना चाहता हूँ कि देखिए, आज ये बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जय भीम वाले भी बैठे हैं क्या साहब, और जय भीम भी बहुत हो रही है, और अस्सलाम वालेकुम वाले भी बैठे हैं। हमारे यहाँ पर आज ये जो सुंदर चित्रण है जिसका हम लेकर के जाएंगे, वो ये है कि हम अलग अलग जातियों के अंदर हो सकते हैं और अलग अलग धर्मों के अंदर बटे हुए हो सकते हैं, ना हम जातियों के आधार पर एक हो सकते दोस्तों, ना हम धर्मों के आधार पर एक हो सकते हैं, क्योंकि इस देश का ताना बाना ही ऐसा है। लेकिन हम भारतीय संविधान के नाम पर एक हो सकते हैं। हम अपनी
ताकत को एकजुट करने के लिए एक हो सकते हैं। आउटसोर्स के साथियों को विशेष रूप से मैं बात कह रहा हूं मैं कि जब जब भी आप लोगों का आंदोलन बढ़ा, तब तभी आपके आंदोलन को जाति और धर्म के नाम पर तोड़ दिया गया। आप लोगों का साथ कोई भी यूनियन का नेता तभी दे सकता है जब आप यूनियन के नेता की क्वालिटी देखना, जिस दिन आप उसकी जाति और धर्म को देखना शुरू कर दोगे, उस दिन फिर आपका कोई भी ट्रेड यूनियन सफल नहीं हो सकती, सफल नहीं हो पाएगी कभी भी। आज भी बहुत सारे जिन लोगों को मैंने नेता बनाया, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने क्या किया आज साहब, क्या किया विनोद? अपने लड़के तो भेज दिए यहां और खुद किसी की कान में दर्द, किसी की टांग में दर्द, किसी की घरवाली में दर्द, किसी के चाचा में दर्द। वो सब जो मेन चर्चित चेहरे थे वो दिखाई नहीं दे रहे। मैं जानता हूं कि वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहे कि कहीं मैनेजमेंट हमारी चूड़ी ना टाइट कर दे, हमारी नौकरी ना चली जाए। यही हुआ ना। बहुत बढ़िया बढ़िया लोग नहीं आए जो सबसे ज्यादा कूदते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आज से पहले का डीसी कपिल और आज के बाद का डीसी कपिल बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, बिल्कुल अलग। ना तो मुझे इस दिल्ली सरकार से टिकट मांगना, ना मुझे आज के बाद दिल्ली सरकार से नौकरी मांगनी, ना मुझे आज के बाद दिल्ली सरकार से सैलरी बढ़वानी, ना मुझे दिल्ली सरकार से मकान चाहिए। ठीक है ना। मेरे किसी भी साथी के साथ जो आंदोलन में मेरे साथ खड़ा होगा, अगर किसी की तरफ किसी मैनेजमेंट के आदमी ने उंगली उठा करके देखी तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। इतनी बात का ध्यान रखा जाए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं ना, ये जो मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने का एक एक शब्द फिलहाल कहीं ना कहीं बैठ करके सुना जा रहा है। आपके ही बीच में कोई बहरूप या बन करके इस वीडियो को चला रहा होगा, जहां मैनेजमेंट मेरी बात को सुन रहा होगा और मुझे फक्र है कि सुन ले, और आज से ही सुन ले, बढ़िया रहेगा। कल से इतिहास बदल जाना चाहिए। अगर इतिहास ना बदला तो यहां पर जो है बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। सरकार ने मेरे परिवार को जो दुख दिया, सरकार ने मेरे बच्चों को जो दुख दिया, सरकार ने मेरी 80 साल की मदर को जो दुख दिया, हाथ पकड़ पकड़ के भाई साहब रात के 12 बजे मैं घर से बाहर निकाला। उस केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए, जिसकी सरकार को बनाने के लिए आउटसोर्स के लड़के गली गली और घर घर घूमे थे कि इस आदमी को मुख्यमंत्री बना देना, घूमे थे ना आप लोग, और मैं उसके पंजे हाथ तक जोड़े। लेकिन जैसे कुमार विश्वास को बाहर निकाल दिया और पता नहीं कितने को निकाल दिया, फलाने साहब को, ढिमक्के साहब को, शायद वो इस गलत फहमी का शिकार थे कि मैं भी हाथ जोड़ने जाऊंगा, पैर पकड़ने जाऊंगा और मेरे साथ भी वही बर्ताव करेगा। लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल साहब 25 जून 2019 को देवली पहाड़ी के आंदोलन को लेकर के जब मैं 5,000 10,000 लोगों को लेकर आपके दरवाजे पर आया, तो मैं अपनी नौकरी मांगने और अपने बच्चों की नौकरी मांगने नहीं आया था। और जब 1 घंटे की चुनौती दी थी कि 1 घंटे के अंदर अगर ऑर्डर ना हुए काम बंद करने के तो सारी भीड़ को तेरे दफ्तर में घुसेड़ दूंगा, तो 1 घंटे के अंदर ऑर्डर करा दिए थे, मीडिया वाले जानते। और आज तक काम बंद है वो। आज मैं फिर बात को कह रहा हूं कि मुझे टिकट नहीं चाहिए। अब मेरे पास 3-4 दिन से खबरें आ रही हैं, कभी संजय सिंह बुला रहा है, कभी सोमनाथ भारती जी बुला रहे हैं, कभी कोई बुला रहे हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप डीसी कपिल को खरीद नहीं सकते, किसी भी सूरत में नहीं खरीद। ये आंदोलन के जो कीटाणु हैं, अगर खरीदने वाले होते तो मेरे दफ्तर में जब मेरी नौकरी लगी, जो आदमी मुझे पानी पिलाया करता था, उसके आज चपरासी होते हुए कई मकान हैं। लेकिन मैंने किसी की लंबे और ऊंचे मकान दुकान नहीं देखे, ना मैंने और मेरे परिवार ने कभी जलन की। हम अगर रहे अपने एक मिशन के प्रहरी रहे, बाबा साहब के मिशन के प्रहरी रहे, हमने बाबा साहब के जीवन को पढ़ा है, देखा है। जिस व्यक्ति ने जीवन में इतनी कुर्बानी की, वो भी जब तक रहे और जब तक उनका अंतिम परिनिर्वाण दिवस नहीं होगा, जब तक समाज के लोग उनको रुलाते ही रहे, वो कभी भी जीवन में हंस नहीं पाए। तो जब वो नहीं हंस पाए तो हम किस खेत की मूली है? हम तो कहीं है ही नहीं। इसलिए हमें कोई डिगा नहीं सकता। मैं
आदरणीय सरकार के तमाम साथियों को ये कहना चाहता हूं कि हम जो है आज के बाद एक नए आंदोलन की शुरुआत करेंगे, एक नए आंदोलन की को हम जन्म देंगे और इस नए आंदोलन के जन्म में हमें उन तमाम साथियों का साथ चाहिए जिनसे हमारी अनबन रही, उन सभी का साथ चाहिए। गलती मेरे से हुई हो तो मैं हाथ जोड़ करके, जाने अनजाने में हर तरीके की गलती के लिए हाथ जोड़ करके सभी साथियों से जो यहाँ पर हैं उनसे भी, जो बाध्य हुए नहीं है उनसे भी हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे से जो भी गलती हुई हो उस गलती के लिए आप मुझे क्षमा करें। क्षमा करने का अधिकार तो आप ही के पास है, क्यों बुरे भाई? क्षमा करने का अधिकार तो आप ही के पास है ना, आप करो या ना करो, लेकिन मेरा कहना फर्ज है, इतना जरूर है कि मैं कोशिश करूंगा कि आगे से गलती ना करूं। और हम सब लोगों को जो है एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। और देखिए, मैंने एक मैसेज भी डाला था, जब तक परिवार साथ नहीं होता, जब तक परिवार साथ नहीं होता, जब तक आप आंदोलन नहीं कर सकते, जब तक परिवार साथ नहीं होता आप कहीं जा भी नहीं सकते। तो ये जो घर परिवार की स्थिति है, ये सच है कि भाई इस जिम्मेदारी को हम ठीक से नहीं निभा पाए, जो हमें निभानी चाहिए थी। अभी तक जो है उसमें कहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं, हम इसी बात से अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए। देवले वाले लोग तो जानते हैं, मैं उनको हमेशा हर इलेक्शन में एक बात कहता हूँ, इलाखन जी हंस रहे हैं देख कर, कि जल गया जो घर मेरा, जल गया जो घर मेरा, अब बचा ही क्या है? जल गया जो घर मेरा, अब बचा ही क्या है? और बच गया जो मैं, तो फिर जला ही क्या है? अगर मैं जिंदा हूं, अगर मेरा साहस जिंदा है, अगर मेरा जमीर जिंदा है, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, कभी नहीं रोक सकती। और कोई जबरदस्ती मुझे आज यहां बुला करके अगर रिटायर कराने के चक्कर में हो, तो भैया मैं रिटायर होने वाला था और मैं ना कभी रिटायर जिंदगी में हो पाऊंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक इसी स्पीड से चलूंगा और ज्यादा तेज बढ़ा दूंगा कल से। हाँ, ये बात जरूर है कि घर में परेशानी ना हो, उसके इंतजाम के लिए जरूर मनन और कोशिश करूंगा कि अगर समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो समाज के लिए करने का अर्थ ये नहीं है कि अपने बच्चों को ही दांव पर लगा दिया जाए। ये मेरे से चूक हुई है, ये मेरे से भूल हुई है और इसके लिए मैं प्रायश्चित भी करता हूँ, बच्चों से भी, घरवाली से भी माफ़ी भी मांगता हूँ कि वास्तव में ये मेरे से चूक हुई है। सैद्धांतिक चीज़ है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं परिवार की, उनको देना और उनके हकदार तो वो हैं। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि 24 घंटे घूमते रहो मुर्दाबाद जिंदाबाद करते हुए घर में परेशानियां हों, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ साथ मैं जितने भी साथी यहाँ पर हैं उनको एक आश्वासन जरूर देना चाहता हूँ कि जो गलतियाँ पहले हुई हैं मैं कोशिश करूँगा कि वो दोबारा ना हो। फिर भी अगर हो जाए, क्योंकि देखिए जिसको गलती करने की आदत पड़ जाती है वो फिर गलती कई बार अनजाने में भी हो जाती है, परिस्थिति वश भी होती है। गिल साहब, गलतियाँ भाई साहब दो प्रकार की होती हैं। कई बार अगर घर में चूल्हा नहीं चल रहा है तो बच्चों के पेट को पाल करने की और चूल्हे को जलाने की मजबूरी व्यवस्था में आदमी कई बार गलती कर बैठता है। वो उसकी उस तरीके की व्यवस्था होती है, उसको पता होता है गलती करते समय कि मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो गलती हो जाती है क्योंकि वो उसकी व्यवस्था होती है। उसकी व्यवस्था का मतलब उसको बेईमान ना समझा जाए, उसको मक्कार ना समझा जाए। इस तरीके की चीज़ें कई बार स्थितियों में होती है, मेरे से भी हुई है। बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं जो मेरी बात को समझ रहे हैं, मेरे से भी हुई होंगी, मगर हम कोशिश करेंगे उन सारी चीज़ों की आगे से पुनरावृत्ति ना हो, उन चीज़ों की गलतियां ना हो। और जिन जिन सामाजिक संगठनों में हमने काम किया है, जो भी मतभेद कहीं पर रहे हैं, उनमें दोबारा संवाद स्थापित करना हम सबकी जिम्मेदारी। जब तक संवाद नहीं रहेगा, जब तक हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए एक बार पुनः आयोजकों से, आए हुए साथियों का मैं धन्यवाद करते हुए अपने परिवार से एक बात जरूर कहूँगा, और विशेष रूप से अपनी धर्मपत्नी से, कि गाना है कि एक प्यार का नगमा है, मौजोगी रवानी है,
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, सिर्फ तेरी मेरी कहानी। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। भाई पेंशन ही तो नहीं है, हम तो हैं ना। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। हम गलतियों को सुधारेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, रिटायर होंगे नहीं, काम करेंगे और वचनबद्धता के साथ अपनी बात को दोहरा करके कि ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाना और दिल्ली और पूरे देश के कर्मचारियों को आउटसोर्स के गर्ज से निकाल करके पक्का कराना, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूं, प्रतिज्ञाबद्ध हूं। ईश्वर को साक्षी मान करके आज इस बात की कसम खाता हूं कि आज से ये आंदोलन शुरू कर रहे हैं। जो साथी आए हैं मैं उनका पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का शुक्रिया।